सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ नंबर की बात करें बेटा, तो आपको ये टाइप्स ऑफ नंबर में पता होना चाहिए किस नंबर को क्या कहते हैं और उनका क्या उपयोग है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपके सामने है बेटा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है और इनका क्या उपयोग होता है, देखिए यहाँ पर प्राकृत संख्याएं, इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स, वे संख्याएं है ना जिन्हें सामान्य गणना के लिए, है ना, सामान्य गणना सिंपल काउंटिंग के लिए हम लोग उपयोग करते हैं बेटा। ठीक है, या कैलकुलेशन में हम जिनका उपयोग करते हैं, ठीक है, सामान्य गणना के लिए, काउंटिंग के लिए उपयोग करते हैं, वैसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देखिए, 1 2 3 4 5 6 और कहां तक है बेटा, ये इनफाइनेट तक, यानी कि सबसे बड़ी हम प्राकृत संख्या नहीं बता सकते। ठीक है, प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती है, अनंत तक होती है, ये आ रही बात समझ में। प्राकृत संख्याएं सभी के सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये है ना, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं बेटा, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, धनात्मक संख्याएं होती है ये, धनात्मक, है ना। जब हम किसी वस्तुओं को काउंट करेंगे, जैसे हमको कोई वस्तु काउंट करना है कि 1 2 3 4 5 6, तो हम इसी प्रकार से उसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो सामान्य गणना में जो संख्याएं उपयोग की जाती है बेटा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, और ये जितने भी प्राकृत संख्याएं होती है सभी की सभी धनात्मक संख्याएं होती है। आ रही बात समझ में। चलिए अगली संख्या जो है आपके लिए वो है बेटा होल नंबर। ठीक है, आई होप सो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। देखिए बेटा इसकी क्या डेफिनेशन है, देखिए होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। देखिए यदि हम प्राकृत संख्याओं के परिवार में, ठीक है, अब इसको एक फैमिली बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, ग्रुप बोल देते हैं, समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को भी अगर शामिल कर लें, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर हम शून्य को भी शामिल कर लें, तो ये जो समूह होगा बेटा, ये जो संख्याएं होगी वो होगी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो हम देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 और कहां तक बेटा, इनफाइनेट तक है। आ रही बात समझ में। जीरो से ये स्टार्ट होती है, इनफाइनेट तक ये संख्याएं होती है ना। तो इसमें देखिए सभी की सभी आपकी प्राकृत संख्याएं भी शामिल हो जाती है। तो डेफिनेशन वही बोल रही है कि प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर आप शून्य को भी शामिल कर लेंगे तो वो होल नंबर आपकी कहलाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी की सभी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं बेटा वो सभी क्या होगी, पूर्ण संख्याएं होगी। प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होगी, पर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो पूर्ण संख्याओं में जीरो भी है, जबकि प्राकृत संख्याओं में स्टार्टिंग में जीरो नहीं आता है। आई होप सो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये मैंने आपको बताया बेटा प्राकृत संख्याएं, और आपको मैंने पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो पढ़ने वाले हैं इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। देखिए ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको फ्रैक्शन समझ में आएंगे बेटा। जो भी भिन्न है आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको इन संख्याओं के बारे में जानकारी होगी। यहां पर देखिए बेटा, इंटीजर्स नंबर या पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जिनमें ऋणात्मक संख्याएं भी हो और सभी की सभी पूर्ण संख्याएं भी हो, यानी कि 0 से लेकर 1 2 3 5 इनफाइनेट तक ये सभी पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होगी बेटा। और ये -4 -3 -2 -1 ये सभी क्या हो गई बेटा, ये ऋणात्मक संख्याएं हो गई। ठीक है, तो धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिलाकर क्या बनती है बेटा, इंटीजर नंबर बनते हैं। तो इंटीजर नंबर में सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती है, इसमें ऋणात्मक भी आ जाती है, धनात्मक भी आ जाती है और शून्य भी आ जाता है। ठीक है, अब नंबर लाइन में इनको हम कैसे लिखते हैं बेटा, अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो देखिए यहां पर 0 आएगा, 0 से बड़ी 1, ठीक है, 2 3, और इस प्रकार से ये संख्या इधर आएगी बेटा, 0 से छोटी -1, -1 से छोटी -2, -2 से छोटी -3। तो ये इस प्रकार से ये संख्याएं इस प्रकार से नंबर लाइन में लिखी जाती है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली संख्या हम लोग देखते हैं बेटा। आप देखो यहां पर आपको एक चीज और समझना है कि अभी आपने दो नंबर पढ़े बेटा, एक तो आपने पढ़े प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स, और एक आपने पढ़े बेटा होल नंबर्स। ठीक है, तो सभी नेचुरल नंबर्स क्या है बेटा, होल नंबर्स हैं, और सभी होल नंबर्स क्या होंगे बेटा, होल नंबर्स में आपके सभी क्या आ जाएंगे, मतलब सभी होल नंबर किस में आ जाएंगे बेटा, इंटीजर्स में आ जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, मतलब अभी तक आपने जो दो नंबर पढ़े वो सभी के सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव आ जाती है बेटा, पॉजिटिव भी आ जाती है और जीरो भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम जो पढ़ने वाले थे बेटा, जो हमारा मेन टॉपिक था, अब हम उस पर आ जाते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक था वो था बेटा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आपको देंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर या भिन्न संख्याएं क्या होती है। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर फ्रैक्शन क्या होता है उसको मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाने वाला हूं बेटा। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन को पहले आप लोग समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये, कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, और जहां p और q दोनों की दोनों प्राकृत संख्याएं हो। आप लोग देख पा रहे हैं डेफिनेशन को, p और q दोनों क्या होना चाहिए बेटा, दोनों प्राकृत संख्याएं होना चाहिए।
ठीक है। प्राकृत संख्याएं यानी कि धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ठीक है। तो वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और जहां p और q दोनों प्राकृत संख्याएं हो, यानी कि धनात्मक संख्याएं हो, यानी कि पॉजिटिव नंबर हो, यानी कि p भी पॉजिटिव हो और q भी पॉजिटिव हो, यानी कि आप लोग यहां पर ये बोल सकते हैं कि ये जो p बाई क्यू है ये क्या है बेटा, ये ऊपर जो लिखा है इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर, है ना, यानी कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं बेटा अंश, ठीक है। और q जो है इसको हम बोलते हैं बेटा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, यानी कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं बेटा हर, ठीक है। तो वे सभी संख्याएं भिन्न संख्याएं कहलाएगी जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके और जहां अंश और हर दोनों की दोनों प्राकृत संख्याएं हो, यानी कि धनात्मक संख्याएं हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे जैसे ये 1/2 लिखा है बेटा, है ना, ये 3/4 लिखा है, आप यहां पर देखिए ये 5/7 लिखा है, ठीक है। यहां पर देखिए आप बेटा 11/13 लिखा है, तो ये सभी की सभी क्या होगी बेटा, फ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो ये मैं आपको केवल डेफिनेशन बता रहा हूं। देखिए फ्रैक्शन को हम और क्या बोलते हैं बेटा, है ना, फ्रैक्शन को हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं बेटा, परिमेय संख्याएं भी बोलते हैं, आगे हम इसकी बात करेंगे, पहले आप लोग समझ लीजिए। यहां पर देखिए 1 और 2 दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर है बेटा, 3 और 4 भी पॉजिटिव है, तो भैया 5 और 7 भी पॉजिटिव है, 11 और 13 भी पॉजिटिव है, यानी कि अंश भी धनात्मक संख्या है और हर भी धनात्मक संख्या है। तो आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं -3/5 तो इसे हम क्या बोलेंगे, है ना। तो आइए समझते हैं हम लोग कि -3/5 को हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे। आप लोग समझ गए ना बेटा डेफिनेशन, कि वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए जहां p और q दोनों की दोनों प्राकृत संख्याएं हो। चलिए समझते हैं इसको हम। देखिए देखिए बेटा अगला जो नंबर आता है आपका रेशनल नंबर आता है, रेशनल नंबर। देखिए अब इसकी डेफिनेशन देखिए, आपने अभी फ्रैक्शन का डेफिनेशन देखा, अब आप इसकी डेफिनेशन देखिए, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। देखिए इसे भी हम p बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है, पर यहां पर आप एक बात ध्यान देंगे कि और जहां p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं हो, यानी कि इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या मैंने आपको बताया था बेटा कि वो पॉजिटिव भी होगी, जीरो भी होगी और नेगेटिव भी होगी, यानी कि पूर्ण संख्याओं के साथ अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें, पूर्ण संख्याओं के साथ अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें तो वो क्या कहलाएगी बेटा, इंटीजर कहलाएगी। ये मैंने अभी आपको बताया था। यानी कि जो मैंने आपको लिखा था अभी कि -3/5 जो है ना, इसमें देखिए ये जो 3 है बेटा ये इंटीजर नंबर है, 5 भी इंटीजर। इंटीजर भाई दो प्रकार के होते हैं, है ना, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होंगे, जो धनात्मक संख्याएं होगी। इंटीजर मतलब आप समझ गए, देखिए ये 0 1 2 और ये 3, 1 से 0 से छोटी -1, -1 -2, -2 से छोटी -3, आप लोग समझ रहे हो बेटा। तो इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, यानी कि ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। आ रही बात समझ में, ठीक है। और शून्य भी इसमें क्या आता है बेटा, शामिल होता है। तो आप दोनों डेफिनेशन में जो फर्क है वो समझ लेना, वहां पर p और q दोनों प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए, किसमें, भिन्न में, यानी कि धनात्मक, और यहां पर p और q दोनों क्या होगी बेटा, पूर्णांक संख्याएं होगी, यानी कि इंटीजर नंबर, यानी कि नेगेटिव भी होगी। अब यहां पर देखिए एक चीज और है यहां पर कि q इज नॉट इक्वल टू 0, आप लोग देख पा रहे हैं बेटा, q का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए या शून्य नहीं होना चाहिए। इसका क्या कारण है, देखिए बेटा शून्य को डिफाइन नहीं किया गया है। देखिए कि भाई आप लोग यहां पर समझिए कि आपने 16 में यहां पर 4 का भाग दिया, तो 4 चौक कितना आया बेटा, 16 आया, है ना। इसका आंसर 4 आया बेटा, 4 से भाग दिया, 4 चौक 16। अब देखो ये 4 क्यों आया बेटा, क्योंकि ये 4 का वापस अगर आप इस 4 में गुणा करोगे तो ये 16 आपको वापस मिल जाएगा। समझिए इसको, देखिए आपने 12 में 4 का भाग दिया, तो आंसर यहां पर कितना आया बेटा, 3 आया। क्यों आया 3, भाई 4 तिया 12, क्यों आया 3, ये 3 का वापस आप लोग 4 में गुणा करोगे बेटा, 3 का अगर वापस 4 में गुणा करोगे तो ये 12 आपको वापस मिल जाएगा। इसी प्रकार आप लोग यहां पर समझिए कि किसी संख्या के बटे में अगर आप 0 लोगे तो यहां पर क्या आंसर आएगा बेटा, तो ये डिफाइन नहीं है बेटा, नॉट डिफाइन। आप लोग समझ रहे हो बेटा, ये डिफाइन नहीं है कि क्या आंसर आएगा, नॉट डिफाइन। इसलिए हम यहां पर बोलते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो आप लोग डेफिनेशन समझ गए होंगे, आई होप सो, कि वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में तो लिखा जाए, पर p और q दोनों क्या होनी चाहिए बेटा, पूर्णांक संख्या, यानी कि नेगेटिव फ्रैक्शन। देखिए अगर हम यहां पर फ्रैक्शंस की बात करें बेटा, तो यहां पर रेशनल नंबर को अगर आपको देखना हो तो यहां पर देखो जो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो भी आ जाएंगे बेटा यहां पर, यानी कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहां पर जैसे ये 2/3 लिखा है बेटा, यहां पर आप देखिए बेटा 7/9 लिखा है, ठीक है। फिर ये तो पॉजिटिव फ्रैक्शन हो गए, यानी कि ये फ्रैक्शन कहलाएंगे बेटा, और फ्रैक्शन के साथ ये रेशनल नंबर भी कहलाएंगे बेटा, है ना। पर आप यहां पर देखें, अगर मैं यहां लिखता हूं -3/5,
या -4/7 यहां पर लिखता हूं, तो ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएंगे बेटा, क्योंकि यहां पर इंटीजर नंबर है। फ्रैक्शन में क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर होते हैं। दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों क्या होनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए। यहां पर नेगेटिव नंबर है तो इनको हम बोलेंगे बेटा रैशनल नंबर। इनको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, रैशनल नंबर बोलते हैं। मतलब जहां आपको नेगेटिव भिन्न जैसा दिखे तो उसको रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आगे बताते हैं हम लोग आपको। देखिए यहां पर एक और एग्जांपल यहां पर आपको देखना है बेटा, इररेशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर के ऊपर हम आगे की क्लासेस में और चर्चा करने वाले हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है बेटा फ्रैक्शन, तो हम फ्रैक्शन को ही महत्व देंगे यहां पर। ठीक है, इररेशनल नंबर क्या होता है बेटा, देखिए वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और जहां p और q दोनों, p और q दोनों की दोनों क्या हो बेटा, पूर्णांक संख्याएं हो। देखिए आगे हम इस पे चर्चा करेंगे रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर के ऊपर। अभी आप लोग इररेशनल नंबर का एग्जांपल देखिए, क्योंकि हमको देखो डेसिमल फ्रैक्शंस भी पढ़ना है बेटा, डेसिमल नंबर्स भी पढ़ना है, तो अभी हम इसकी चर्चा बाद में करने वाले हैं। तो यहां पर एग्जांपल देख लें आप लोग इररेशनल नंबर के। तो जितने भी प्राइम नंबर के रूट है बेटा, है ना, जैसे √2, √3, √5, है ना, √7, आ रही बात समझ में, तो ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, इररेशनल नंबर कहलाते हैं। चलिए, तो हमने अभी बात करी बेटा रैशनल नंबर्स के ऊपर, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, फ्रैक्शन, है ना, पॉजिटिव फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट आता है, नेगेटिव फ्रैक्शंस क्या होती है, तो वो रैशनल नंबर होती है, ये मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए हम लोग आगे क्लास को बढ़ाते हैं बेटा, हम लोग पढ़ेंगे बेटा फ्रैक्शंस के बारे में। आई होप सो आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। चलिए देखिए, हमने अभी बात करी बेटा फ्रैक्शन की, ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। देखिए यहां पर p को हम बोलेंगे न्यूमरेटर, ठीक है, यानी कि अंश, और q को हम बोलेंगे बेटा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी कि हर। देखिए वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि अंश में क्या लिखते हैं और हर में क्या लिखते हैं। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाती है कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है ना, तो आपको फ्रैक्शन जो टॉपिक है बेटा इसका बेसिक समझ में आ जाएगा, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए अंश और हर क्या होता है। देखिए अगर मैं एक रोटी की बात करूं कि मेरे पास एक रोटी है, पूरी रोटी, ठीक है, ये एक रोटी है मान लीजिए, समझ में आ रही बात। अगर मैं इसके 3 बराबर भाग करता हूं, 3 बराबर, एक रोटी है मेरे पास, एक सिंगल रोटी है, उसके मैं बराबर बराबर भाग कर रहा हूं। कैसे भाग कर रहा हूं बेटा, बराबर, इक्वल पार्ट, समझ में आ रही बात। 3 बराबर भाग करता हूं अगर मैं इसके, तो इसके 3 अगर मैं बराबर भाग करता हूं बेटा, तो इसका हर एक भाग 1/3 कहलाएगा। आ रही बात समझ में, इसका हर एक भाग क्या कहलाएगा, 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3 का मतलब क्या हुआ भाई, ये अंश है और ये क्या है बेटा, हर है। तो देखिए 1/3 का मतलब ये हुआ कि कोई एक वस्तु थी, उसके आपने 3 बराबर बराबर भाग करे हैं। ठीक है, कितने भाग किए बेटा, 3 बराबर बराबर भाग। तो हर में हमेशा बराबर भागों की संख्या, बराबर भागों की संख्या को लिखते हैं। ठीक है, और अंश में क्या लिखते हैं, देखिए अंश क्या है, अंश है बेटा कि 3 जितने बराबर भाग आपने किए हैं उसमें से कितने भाग को आपने कंसीडर किया है, यानी कि कितने भाग को आपने लिया है। जैसे मैं बात करूं इस रोटी की, तो अगर मैंने इसके 3 बराबर भाग किए और एक भाग में ले रहा हूं, 3 में से अगर मैं एक भाग ले रहा हूं, तो मैं इसको लिखूंगा बेटा 1/3, यानी कि अंश में लिए गए भाग होते हैं, लिए गए भाग। मैं आपको एक सामान्य भाषा में समझाऊं तो हर में होगा बेटा किसी एक वस्तु के आप जितने बराबर बराबर पार्ट करोगे, उन बराबर किए गए भागों की संख्या को हर में लिखेंगे, और उसमें से आप जितने भाग का उपयोग करोगे उन भागों को अपन अंश में लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं एक और भाग ले लूं, एक और भाग ले लूं, तो 3 में से मैंने 2 भाग का उपयोग करा है, 3 में से मैंने 2 भाग का उपयोग करा है, तो इन 2 भागों को मैं यहां पर 2/3 लिखूंगा बेटा। 2/3 का सीधा मतलब यह हुआ कि 3 में से 2 भाग। आ रही बात समझ में, 2/3 का सीधा मतलब यह हुआ कि 3 में से 2 भाग हमने यहां पर उपयोग करे हैं। ठीक है, अब अगर मैंने एक वस्तु के 3 बराबर भाग किए, है ना, और उसमें से 2 उपयोग कर लिए, यानी कि 2/3 मैंने उपयोग कर लिया, 2/3 मैंने उपयोग कर लिया, तो जो बचा हुआ भाग होगा बेटा, बचा हुआ भाग आपका कितना होगा बेटा, 3 में से 2 उपयोग करे तो 1 बच गया, तो बचा हुआ जो भाग होगा वो होगा बेटा 1/3। ये क्या होगा आपका शेष भाग। तो आई होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे बेटा। ठीक है, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आपके पास मान लीजिए एक
आइसक्रीम का क्यूब है, ठीक है, आपको 5 लोगों में इसको बराबर बराबर बांटना है, तो आप इसके कितने बराबर भाग करोगे? आप इसके 5 बराबर भाग करोगे, 1 2 3 4 और 5, 5 बराबर बराबर भाग करोगे, ठीक है। तो हर एक भाग इसका क्या हो जाएगा बेटा? 1/5। हर एक भाग इसका क्या कहलाएगा? 1/5 कहलाएगा, ठीक है, 1/5 कहलाएगा। तो एक एक वस्तु थी, आपने उसके 5 बराबर भाग किए, तो हर एक भाग उसका 1/5 कहलाएगा बेटा। आ रही बात समझ में? ठीक है। अगर आप इस 5 भागों में से 3 भाग का उपयोग करते हो, तो आप इसको क्या लिखोगे बेटा? आप इसको लिखोगे कि आपने 3/5 का उपयोग करा है, यानी कि 5 में से 3 भाग उपयोग करा है। तो 5 में से अगर 3 भाग उपयोग करे हैं आपने आपने उपयोग करे हैं, ठीक है, तो आप बताएं बेटा, आपने उपयोग करे हैं 5 में से 3 भाग, तो बचे कितने? तो जो बचे हुए भाग होंगे बेटा, 5 में से 3 उपयोग करे तो 2 बचे, यानी कि 2/5 आपके पास शेष बचा है। तो आई होप सो आप लोग फ्रैक्शन को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी बेटा, ठीक है। तो ये होता है बेटा फ्रैक्शन, ठीक है। अंश बटे हर का मतलब ये होता है। देखिए मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाता हूं। देखिए यहां पर डेफिनेशन है बेटा कि हर में उन भागों की संख्या को इंगित किया जाता है, या हर उन भागों की संख्या को इंगित करता है जिनमें पूरी चीज या मात्रा को समान रूप से विभाजित किया गया हो, है ना। और इसे भाजक के रूप में भी जाना जाता है। जैसे देखो मैंने लिखा बेटा 4/5, ठीक है। 4/5 का मतलब क्या हुआ कि किसी एक वस्तु के 5 बराबर बराबर भाग किए, ठीक है। मैं अगर लिखता हूं यहां पर 2/7, यानी कि हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु के हमने 7 बराबर बराबर क्या किए हैं बेटा? भाग किए हैं, ठीक है। और 5 में से कितने भाग का उपयोग किया है? तो मैंने 4 भाग का उपयोग किया है, इसलिए मैं इसको 4/5 लिख रहा हूं। 7 में से मैंने कितने भागों का उपयोग किया है? तो 7 में से मैंने केवल 2 भागों का उपयोग किया है, इसलिए मैं इसको 2/7 लिख रहा हूं, ठीक है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो हर में उन भागों की संख्या लिखी जाती है जिसे एक पूरी मात्रा को समान रूप से विभाजित किया जा रहा है। और हर को हम भाजक भी बोलते हैं बेटा, हर को हम भाजक भाजक, है ना, यानी कि डिवाइजर भी बोलते हैं, डिवाइजर। आगे मैं आपको बताऊंगा हर को भाजक बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, इसके बारे में। चलिए, तो ये हो गया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? न्यूमरेटर में ऊपरी मान। न्यूमरेटर क्या होता है बेटा? ऊपरी मान होता है, जिसको हम अंश भी बोलते हैं। इसमें ज्ञात कुल भागों में से, है ना, ध्यान में लिए गए भागों या उपयोग में लिए गए भागों की संख्या को यह इंगित करता है। कहने का मतलब कि अगर मैंने 5 बराबर भाग किए और उसमें से अगर मैं 3 भाग लेना चाहता हूं, तो मैं इसको 3/5 लिखूंगा बेटा। अगर मैंने किसी वस्तु के 9 बराबर भाग किए हैं और अगर मैं उसमें से 2 भाग का उपयोग करना चाहता हूं, तो मैं 2/9 उसको लिखूंगा, ठीक है। तो आई होप सो आप लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि ये चीजें आती है, तो उनको हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा बोर लगे, पर ये जो बेटा जो मैथ्स जिनका वीक है ना, जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, 30 नंबर का मैथ्स है, आप लोग समझ सकते हो। मैथ्स को छोड़कर आप एग्जाम कभी भी निकाल नहीं सकते। तो मैथ्स हमको सीखना है। जब हमको चीजें समझ में आने लग जाती है ना, जब हमारा बेसिक सही होता है बेटा, तो मैथ्स सरल सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो उन लोगों को ही ध्यान में रखकर मैं ये आप लोगों को इतना डिटेल में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक बेटा, पूरा कंसेप्ट हम आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो मैंने आपको डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर चर्चा की। चलिए आगे हम लोग समझते हैं बेटा फ्रैक्शंस जो होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की फ्रैक्शन होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो देखो सबसे पहले आता है बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम उचित भिन्न कहते हैं। देखिए इसी को हम सामान्य भाषा में सम भिन्न भी बोलते हैं बेटा, सम भिन्न, ठीक है, सम भिन्न भी बोलते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न क्या होता है? देखिए वह भिन्न जिसका अंश उसके हर से कम हो, यानी कि अंश छोटा हो किससे बेटा? हर से। अंश छोटा हो किससे? हर से। वह भिन्न जिसका अंश उसके हर से कम हो लेकिन शून्य के बराबर, अभी मैंने आपको बताया था शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो पर शून्य के बराबर ना हो, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। देखिए एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एग्जांपल अगर आप यहां देखें तो ये मैंने लिखा 2/3। देखो इसमें हर बड़ा है अंश से, मैं लिखता हूं बेटा 5/7, यानी कि इसमें हर बड़ा है अंश से, ठीक है, या अंश छोटा है हर से, एक ही बात है। अंश छोटा है हर से यानी कि हर बड़ा होगा अंश से, ठीक है। मैं लिखूं बेटा 11/17, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं बेटा कि हर बड़ा है यानी कि अंश छोटा है, ठीक है। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो हमेशा 1 से छोटी आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? हमेशा 1 से छोटी आएगी। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, समझिए, अच्छा ये हट गया, 1 मिनट देखिए, आप यहां पर समझिए बेटा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। जैसे हम देखो 1/2 का वैल्यू निकाले
तो ये कितना आएगा बेटा 0.5 आएगा ना, 0.5 यानी कि 1 से ये छोटा है, ठीक है। वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे बेटा 2 से। मैंने आपको बोला ना कि हर को हम भाजक भी बोलते हैं, भाजक है ना, डिवाइजर, डिवाइजर, हर को हम क्या बोलते हैं, भाजक। तो देखो भाग नहीं गया तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा बेटा, यहाँ पर 0, 2 पंजा 10, ठीक है। तो यहां पर ये कितना आ गया भाई 0.5 आ गया, 0.5। आई होप सो आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर देखो 1/4 लिखा, 1/4 है ना, तो 1/4 को मैं क्या लिखूंगा बेटा 0.25, यानी कि मैंने यहां पर 1 में 4 से क्या करा है, डिवाइड किया है, भाग नहीं गया, यहां पर पॉइंट आया, यहां पे 0 लगा, 10 हो गया, 4 दूना 8, फिर 2 बचा, ठीक है, फिर 0 लगाया, 4 पंजा 20, तो ये आ गया बेटा आपका कितना 0.25, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी बेटा, है ना, वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 से कम, वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, ठीक है, वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। चलिए अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। देखिए अगला जो फ्रैक्शन है, आप लोग आई होप सो नोट करते जाइएगा बेटा, जो जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसको नोट करते जाइएगा, है ना। मैं एग्जांपल यहां पर लिख देता हूं, 1/2, 3/5, 7/9, है ना, 14/15, ठीक है। तो ये सब क्या होगी बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, इसमें अंश छोटा होगा हर से, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न, अनुचित, ठीक है, इसी को हम बेटा विषम भिन्न भी बोलते हैं, आपके सिलेबस में ये नाम लिखा है ना, सम विषम, विषम भिन्न, ठीक है, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न, इसी को हम बोलते हैं। देखिए यहां पर जिस भिन्न का अंश उसके हर के बराबर हो, जिस भिन्न का अंश उसके हर के क्या हो, बराबर हो, या उसके उससे क्या हो बेटा बड़ा हो, जिस भिन्न का जो अंश है वो उसके हर के बराबर हो या उससे क्या हो बेटा बड़ा हो, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, जो न्यूमरेटर है वो क्या हो बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू। आप लोग ये साइन समझते होंगे, है ना, अंश बड़ा है यानी कि यहां पर देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, या तो अंश हर से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलेंगे बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी में कंफ्यूज मत होना आप लोग नाम को और उसके प्रकार को देखते हुए, ठीक है। तो अनुचित भिन्न जिसका अंश उसके हर के क्या हो बेटा बड़ा हो या उसके बराबर हो। जैसे आप यहां पर देखिए, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 3/2, ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूं बेटा यहां पे 7/5, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा अंश बड़ा है हर से, दोनों में अंश बड़ा है हर से, या मैं यहां पर लिख दूं बेटा 11/3। तो यहां पर देखिए आप लोग अंश बड़ा है किससे बेटा हर से, अंश बड़ा है हर से, ठीक है। आपको यह ध्यान में रखना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से अधिक आएगी। 1 कब आएगी भाई, जब अंश और हर दोनों बराबर हो, भाई अंश उसके हर के बराबर हो, तब वैल्यू क्या आएगी बेटा 1 आएगी, ठीक है। तो इसमें हमेशा वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा आएगी, ज्यादा, जैसे आप देखो ये 3/2 की वैल्यू आप दो, 3/2 यानी कि 1.5, यानी कि ये 1.5 आई ना बेटा, 3 का आधा करेंगे कितना आएगा 1.5 आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 से ज्यादा, ठीक है, या वैल्यू क्या आएगी बेटा 1 होगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो वैल्यू आएगी वो या तो 1 होगी, है ना, क्योंकि अंश और हर बराबर होंगे, या फिर अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, क्योंकि हर भाजक होता है, हर से भाग देंगे तो वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी, ठीक है। आई होप सो आप लोग ये बातें अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे बेटा, ठीक है। आपको आता है बहुत अच्छी बात है बेटा, एग्जाम निकाल लेना, ठीक है। अगर आपको आता है तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको आता होगा, बोल रहे क्या पढ़ा रहे हैं, तो सब हमको आता है, तो आपको आता है बहुत अच्छी बात है, एग्जाम निकाल लेना बेटा, बताना जरूर निकाल के एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी कड़ी में। अगला जो टाइप है बेटा, हमने 2 टाइप देखे, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला जो टाइप है हमारा वो है बेटा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न, एक संख्या जिसके 2 भाग हों, मिश्रित भिन्न। जैसे आप लोग मिश्रित भिन्न को यहां पर देखिए, जैसे यहां पर लिखा है बेटा 3:2/3 यहां पर लिखा है, ठीक है, 3 सहित 2/3 लिखा है। तो यहां पर आप देखिए बेटा ऐसी संख्या, देखो इसको पूरे को हम बोलेंगे बेटा मिक्स फ्रैक्शन, इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मिश्रित भिन्न। अब यहां पर क्या है बेटा, इसके 2 भाग है, एक तो इसमें प्राकृत संख्या है ना, जैसे हम देखें 3:2/3, है ना, तो ये वाला जो पार्ट है ये है बेटा प्राकृत संख्या, ये क्या पार्ट है बेटा प्राकृत संख्या है। और ये वाला जो पार्ट है बेटा ये है एक उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन अभी आपको बताया जिसमें अंश छोटा होगा हर से,
ठीक है। तो एक ऐसी संख्या जिसके दो भाग हो, जिसमें एक प्राकृत संख्या हो और एक उचित भिन्न हो, ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे बेटा? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? मिक्स फ्रैक्शन, है ना, मिश्रित भिन्न बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 1 सहित 1/2, ठीक है, 5 सहित 3/2। आ रही बात समझ में, है ना? या 3/2 तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसी चीज का ध्यान रखना है आपको, है ना? आप इसको लिख सकते हो 1/3, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, सॉरी, प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी बेटा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी और एक क्या होगी? प्राकृत संख्या होगी, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पे जैसे आप कोई भी संख्या लिख सकते हो, 11 सहित 2/3, कोई भी संख्या आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, है ना? अब देखिए इसको आप लोग समझिए, ये क्या होता है बेटा? देखो ये मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए मिक्स फ्रैक्शन बनती कैसे है ना, और होती क्या है देखिए, जैसे आप लोग समझिए बेटा, जैसे एक मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख रहा हूं, यानी कि एक अनुचित भिन्न लिख रहा हूं, अनुचित भिन्न, समझना इसको, ठीक है, अनुचित भिन्न लिखता हूं, मैंने लिखा बेटा 17/5, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें अंश बड़ा है बेटा हर से। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालू, वैल्यू देखो, मैंने आपको बताया कि हर हमेशा क्या होता है बेटा? डिवाइजर, भाजक होता है, हर भाजक होता है। तो अगर मैं भाग दूं 17 में 5 का मैं अगर भाग दूं, ठीक है, तो 5 तिहाई 15, 3 बार गया, बचे 2, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं बेटा एक रिलेशन, है ना, विभाज्यता का नियम आप लोग जानते हैं, एक रिलेशन आप लोग यहां पर जानते हैं। देखिए इसको हम बोलते हैं बेटा, मैं कलर चेंज कर देता हूं पेन का, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसे हम बोलते हैं बेटा भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं हम इसको? भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बेटा भागफल, भाग देने पर जो फल प्राप्त होता है वो भागफल है ना। आप भी मेहनत करोगे तो आपको भी फल प्राप्त होगा, ठीक है। यहां पर देखिए इसको हम बोलते हैं बेटा भाजक, जिससे भाग दिया जाता है उसको हम भाजक बोलते हैं, और जो शेष बच जाता है उसको हम बोलते हैं बेटा शेष फल, शेष फल। तो देखो इसी को कैसे लिखते हैं, देखिए 5 का 17 में भाग दिया, 3 बार गया और 2 बचा। देखो भाग 3 बार गया, 2 बचा, 2 में आगे 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 3 सहित 2/5, ठीक है, 3 सहित 2/5। यानी कि अगर आपको भाज्य संख्या चाहिए, है ना, मैं इधर लिख देता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यानी कि अगर आपको भाज्य संख्या चाहिए, भाज्य संख्या अगर आपको चाहिए, तो आप क्या करते हैं बेटा? भाजक, भाजक गुणित भागफल प्लस क्या करते हैं बेटा? शेष फल। ये रिलेशन याद रखना बेटा, आगे बहुत काम में आएगा आपको, ठीक है। देखिए आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आपको ये संख्या चाहिए, है ना, मिक्स फ्रैक्शन, तो कैसे आप प्राप्त करोगे? आप अनुचित भिन्न को मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में आपको बदलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब भाजक गुणित भागफल, देखो भाजक 5 है, इसका गुणा भागफल 3 में करूं तो 3 पंजे 15, और 2 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं शेषफल, तो मेरी संख्या आ जाएगी बेटा 17/5, ठीक है। तो आप लोग यहां पर एक चीज और सीखे हैं, आई होप सो आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर तो आप एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा? एक तो आपकी क्या होगी? नेचुरल नंबर होगा, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा बेटा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर, देखो मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है तो काय में कन्वर्ट होगा? आप लोग यहां पर समझिए, देखिए मैं फिर से आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मिक्स फ्रैक्शन को अगर आप कन्वर्ट करेंगे बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में। जैसे आप लोग यहां पर देखिए 3 सहित 2/5, तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा भाई? तो मुझे रिलेशन पता है, अगर मुझे भाज्य संख्या चाहिए तो मैं क्या करूंगा? जो भाजक है, भाजक का गुणा किसमें करूंगा? भागफल में, और क्या जोड़ दूंगा मैं? शेषफल, है ना। तो यहां पर देखिए पेन का कलर चेंज करते हैं, ये है आपका भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, यहां पर भागफल लिखा जाता है, और जो बच जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, ये है आपका शेषफल। तो भाजक गुणित भागफल, 3 पंजे 15, 15 और 2 हुआ 17, 17/5, ये इसको मैं यहां पर इस तरह से लिख सकता हूं। आई होप सो आपको मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया, और मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हो, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। आ रही बात समझ में? ठीक है। देखो 3 सहित 2/5 का मतलब ये भी होता है, 3 सहित 2/5 का मतलब 3 + 2/5। ये आगे मैं आपको भिन्नों का जब जोड़ और घटाव सिखाऊंगा बेटा, उसमें मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूं। आई होप सो आप लोगों को अभी तक जो मैं बता रहा हूं ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गई। अगला टाइप देखिए बेटा, अगला टाइप लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन यानी कि इसको हम बोलेंगे सजातीय भिन्न, सजातीय,
है ना, सजातीय भिन्न मतलब ऐसी भिन्न जिनमें हर क्या होते हैं बेटा, समान। देखिए सबका हर क्या है, 2/9, 4/9, 5/9, यानी कि 9 9 9 सभी का हर क्या है, समान है। तो इसको हम बोलते हैं सजातीय भिन्न। क्या बोलते हैं बेटा, सजातीय भिन्न। ठीक है, तो आप लोग समझ पाए होंगे यहां पर एग्जाम्पल से। ठीक है, अगला है देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा, इसको देखो हिंदी में यहां पर गलत लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे बेटा इक्विवेलेंट, यानी कि समान भिन्न या समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न, समतुल्य यानी कि जिनकी तुलना करने पर हमें यह पता चलता है कि वो सब समान है, ऐसे भिन्नों को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। है ना भाई, तुलना करने पर हमें क्या पता चल रहा है कि समान है। ठीक है, जैसे देखो 1/2, 1/2, 4/8। देखो 4/8 को भी अगर आप काटो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, इसको भी 1/2 लिख सकते हो आप, है ना। 12/24, अगर इसको आप काटो 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो इसको भी क्या लिख सकते हो, 1/2। इसी प्रकार आप देखेंगे कि ये जो फ्रैक्शन होगी बेटा, ये होगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि समतुल्य भिन्न। है ना, वे भिन्न जिनके मान समान हो। 1/2, 1/2, 1/2, सबकी वैल्यू वही आएगी बेटा, 0.5, 0.5, 0.5, सबके मान क्या होंगे, समान होंगे। तो आई होप सो आप ये भी समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, देखिए जहां पर रुकना होगा वहां पर मैं रुकूंगा, जहां पर मुझे फास्ट चलना है वहां पर मैं फास्ट भी चलूंगा बेटा। बिल्कुल लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, ये अगर पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टाइप देखें भाई हम लोग, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, देखिए मान लो कि यदि कोई एक संख्या है x, कोई संख्या है आपके पास x, अगर आप इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बनाओगे तो वो बनेगा बेटा 1/x। क्या बनेगा बेटा, 1/x बनेगा। है ना, अगर कोई संख्या x है आपका तो उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन 1/x बनेगा, अर्थात उस संख्या के साथ एक व्युत्क्रम संख्या का गुणनफल यानी कि यूनिट यानी कि 1। आ रही बात समझ में। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल, आप लोग समझिए, एग्जाम्पल समझिए। जैसे 7 का व्युत्क्रम अगर आपसे पूछे तो कितना आएगा भाई, 1/7। है ना, 7 का व्युत्क्रम 1/7, और अगर 1/7 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 7 होगा। 1/7 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, 7/1। तो 7/1 यानी कि हम 1 को पढ़ते नहीं है ना, इसलिए 7 ही बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार 9/1 है, सॉरी 1/9 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा बेटा, 9, उल्टा 9/1 हो जाएगा, तो 1 को पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, आ रही ना बात समझ में, तो 9। जैसे 2/3 है, देखिए यहां पर 2/3 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये होती है बेटा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अगर आपको किसी का व्युत्क्रम निकालना हो तो उसके 1 के बटे में उसको हम लोग लिख देंगे, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकालना हो तो उसको 1 के बटे में लिख देंगे, तो वो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला फ्रैक्शन है, आप लोग यहां पर देखिए बेटा, कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है भाई, भिन्न के भिन्न को, भिन्न का भी भिन्न को यौगिक भिन्न कहते हैं। भिन्न के भिन्न को क्या बोलेंगे, यौगिक। भिन्न का भी भिन्न, जैसे यहां पर देखिए बेटा 1/5 का 1/2। देखो का मतलब क्या होता है बेटा, अंग्रेजी में गुणा होता है। तो 1/5 का 1/2 अगर आप निकालोगे तो वो क्या आएगा, 1/10 आएगा। यानी कि भिन्न का भी भिन्न अगर आप निकालोगे तो वो आएगा बेटा आपका यौगिक भिन्न। क्या आएगा भैया, यौगिक भिन्न। आपको पता है भिन्नों का जब गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करते हैं, तो भिन्न का भिन्न निकालोगे उसको हम लोग यौगिक भिन्न यहां पर कहेंगे। आई होप सो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बेटा। देखिए बेटा ये हिंदी में ना टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम बोलेंगे सम्मिश्र भिन्न। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग, सम्मिश्र, सम्मिश्र भिन्न, कॉम्प्लेक्स या जटिल फ्रैक्शन, जटिल भिन्न भी आप लोग बोल सकते हो ना, सम्मिश्र भिन्न। देखिए यदि अंश या हर या दोनों भिन्न, यदि अंश या हर या दोनों भिन्न भिन्न है तो इसे हम सम्मिश्र भिन्न कहते हैं। देखिए आप लोग लैंग्वेज पर ना जाएं तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूं कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होगा। जैसे देखो यहां पर लिखा है बेटा कि P/Q अंश और हर, है ना। अब इसके भी बटे में लिखा है बेटा, क्या लिखा है देखिए, R/S, यानी भिन्न का क्या निकाला है आपने यहां पर, देखिए P/Q के बटे में R/S, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, इसको आप लिख सकते हो P/Q इंटू ये जो बटे के बटे में जो संख्या लिखी है बेटा, बटे के बटे में, है ना,
उसको उलट गुणित करके, ये ऊपर जाएगा तो ये उलट गुणित हो जाएगा, ये r बाई एस है, r बाई एस है, तो ये s बाई आर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ये s बाई आर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप देखिए यहां पर जैसे लिखा है 2/3 का भी आपको यहां पर लिखा है बेटा 5/2, है ना। क्या लिखा है बेटा? 5/2। तो अब ये नीचे वाली संख्या उलट गुणित हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 2/3 गुणा 2/5, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। 5/2 तो ये 2/5 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। आ रही बात समझ में? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपके पास लिखा है p/q, है ना, या के बटे में आपको यहां पर केवल क्या लिखा है बेटा? r लिखा है। p/q के बटे में r लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो भाई? p/q, है ना, p/q। आ रही बात समझ में? ये हो जाएगा बेटा 1/r, यानी कि ये हो जाएगा p अपॉन में q इंटू r। ठीक है, आ गया समझ में? या फिर अगर ऐसा लिखा है बेटा, यहां पर समझिए आप लोग, है ना, आपको लिखा है p के बटे में r/s लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा? देखिए आप इसको लिख सकते हो p इंटू s बाई आर, यानी कि ये p इंटू एस बटे में r, ये आपका यहां पर हो जाएगा बेटा। तो इसको बोलते हैं भाई कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं सम्मिश्र भिन्न, दो भिन्नों का मिश्रण आपको यहां पर दिया हुआ है। आई होप सो आप लोग इसको भी समझ पाए होंगे, ठीक है। देखिए हम इसके क्वेश्चंस की क्लास भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे बेटा, फ्रैक्शन से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहले आप फ्रैक्शन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जान लीजिए, तो हम आप लोगों के लिए फ्रैक्शंस की क्लासेस भी, इसके जो एमसीक्यूज की क्लासेस जो होती है बेटा, वो भी हम लोग आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप लोग समझिए बेटा, यहाँ पर देखिए, देखिए जो मैं आपको आगे समझाने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिए बेटा। ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बताया, फ्रैक्शंस क्या होती है इसके बारे में बताया, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा जो आपके सिलेबस में दिया गया है कि भाई विषम भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग, आ रही बात समझ में, और उनकी तुलना। तो तुलना तो मैंने आपको बता दी भाई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जोड़ घटाव गुणा भाग हम लोग भिन्नों का किस प्रकार से करते हैं, आइए एक नजर में हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। फिर मैं आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में, यानी कि आरोही और अवरोही क्रम में भिन्नों को कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। तो बने रहिएगा बेटा लास्ट तक, ठीक है। अभी आपकी क्लास बाकी है, तो चलिए आइए समझाते हैं आपको। सबसे पहले हम आरोही और अवरोही क्रम को पढ़ते हैं बेटा, है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि हम इसको बोलेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम को ही हम बोलते हैं बेटा बढ़ता हुआ, है ना, बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि क्रम क्या होगा? बढ़ेगा, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, है ना, बढ़ता हुआ क्रम हम इसको बोलेंगे। देखिए समझिए यहां पर, जैसे बेटा देखो ये फ्रैक्शन है, यहां पर आपको दिया हुआ है, जैसे आपको दिया है भाई 1/4, है ना, एक फ्रैक्शन है आपका 1/5, एक फ्रैक्शन है आपका 1/7 ले लीजिए, ठीक है। तो इनका बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा बेटा? तो देखो बढ़ता हुआ क्रम निकालने का सबसे आसान तरीका है बेटा भाग देना, ठीक है। सबसे आसान तरीका बेटा भाग देना, आपको इनकी वैल्यू निकालते आनी चाहिए। जैसे 1/4 लिखा है, देखिए समझिए 1/4, मैं आपको एक छोटी सिंपल फ्रैक्शन निकाल के समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। कर तो आप खुद भी लेंगे भैया, एग्जाम देने जाएंगे ना आप लोग, तो कर तो आप खुद भी लेंगे, मैं आपको केवल एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। देखिए 1/4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? 1/4 की वैल्यू यानी कि जो हर है वो 4 है, तो 4 क्या है? भाजक, यानी 4 का भाग देंगे 1 में, तो यहाँ पे नहीं जाएगा तो पॉइंट यहाँ पर 0 लगेगा। फिर ये 4 दूना 8, कितना बचा बेटा? 2, 0 लगाया, 4 पंजा 20, तो कितना आया भाई यहाँ पर? ये आ गया भाई 0.25, कितना आ गया भाई? 0.25, ठीक है। 1/5, 1/5 का वैल्यू क्या आएगा भाई? 0 पॉइंट, ठीक है। 2 से भाग देंगे भाई, 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, है ना, या 0.2, है ना, कितना आएगा भाई? 0.2 आएगा। यहां पर देखिए 1/7 की आप वैल्यू निकालोगे, तो 1/7 की वैल्यू निकालते कैसे? इसी प्रकार से देखिए, भाग नहीं गया यहाँ पे 0, यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर 0, 7 एकम 7, ठीक है। तो 7 एकम 7 कितना बचा भैया? 3 बचा, यहाँ पे 0 लगा, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचा भाई? 2 बचा, ठीक है। कितना बचा? 2 बचा। फिर हम भाग देंगे तो और वैल्यू आएगी यहाँ पर 30 में से 28 गए, 2 बचा, है ना। फिर तो यहाँ पर आप लोग समझ गए, यहाँ पर देखो ये 2 रिमाइंडर बचा, तो आप इसको लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं इसको? आगे ये बड़ी संख्या बनेगा भाई, यहाँ पर 0 लगेगा, तो ये भाग आगे चलता रहेगा, ठीक है। फिर भाग दोगे आप, 7 दूना 14, 7 के तो 2 बार जाएगा भाई, 7 दूना 14, फिर यहाँ पर 6 बचेगा, तो वैल्यू आती जाएगी, है ना। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 0.142,
क्या लिख सकते हैं 0.142। आ रही बात समझ में? अब इनमें से बड़ी संख्या क्या है भाई, कौन सी बड़ी संख्या है? तो देखो भाई यहां पर आपको समझना पड़ेगा, आपको डेसिमल के बाद वाली संख्या देखनी पड़ेगी, डेसिमल के बाद वाली संख्या। देखिए यहां पर डेसिमल के बाद है 2, यहां पर भी है 2, ठीक है, और यहां पर है 1, तो 1 सबसे छोटी होगी बेटा। 1/7 जो है बेटा वो आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी बेटा, 1/7 जो है वो आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इससे बड़ी आपकी, देखो अगर आप इसको बैलेंस करो, नीचे 3 संख्या है ना, तो यहाँ पे 3 3 कर दो बेटा, बैलेंस कर दो, 0 लगा दो, तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये 142 है सबसे छोटी, फिर ये 200 है मतलब 200, तो ये इससे बड़ी होगी बेटा 1/7 से, और 1/5 से भी बड़ी कौन सी होगी बेटा आपकी 1/4 होगी। आई होप सो कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, ये वाला जो क्रम है बेटा बाएं से दाएं, जब हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, बाएं से दाएं जब हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे उसी को हम आरोही क्रम यहां पर कहेंगे। आ रही बात समझ में? फिर आपको मैं एक बार और समझा देता हूं, देखिए यहां पर आपको मैं दूसरी भिन्न लेता हूं जिसके एग्जाम्पल से हम लोग यहां पर समझने वाले हैं, है ना। चलिए देखिए, जैसे आरोही क्रम की बात कर रहे हैं हम, आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम की हम बात करें बेटा, तो जैसे यहां पर देखो 2/5 लिखा है, ठीक है, यहां पर लिखा है बेटा 3/4, ठीक है, फिर यहां पर लिखा है बेटा देखो, आप एक कोई सी फ्रैक्शन ले सकते हो, यहां पर आपको लिखा है बेटा 5/7 लिखा है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझ जाइए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 2/5 यानी कि 2/5 का हम वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो ये कितना आएगा 0.4 आएगा। कितना आएगा भाई 0.4, 5 से भाग देंगे हम लोग 2 में, तो यहां पर डेसिमल लगेगा, यहां पर 0, तो 5 का 20, ठीक है, आगे भाग नहीं जा रहा, तो 0.4 इसकी वैल्यू आ गई। 3/4, देखिए 3/4 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, तो ये 0.75 आएगी। कितनी आएगी भाई, पहले तो 30 में भाग जाएगा, 4 सत्ते 28, 7 बार, फिर 2 बचेगा, 4 पंजा 20, 75, ठीक है। आपको वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैं बता रहा हूं। फिर यहां पर देखिए 5/7 है, 5/7 के आप वैल्यू निकालोगे, यानी कि 7 से भाग दोगे, 7 से भाग दोगे बेटा किसमें 5 में, तो कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर 0, कितनी बार जाएगा, सत्तू सत्तू 49, ठीक है। कितना बचा भाई 0.7, कितना बचा 1 बचा, फिर 0 लगा है, 7 एकम 7, कितना बचा भाई, यहां पर देखिए 7 एकम 7, 3 बचा, फिर 0 लगाएंगे, फिर ये जाएगा 4 बार, तो इस प्रकार से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 714 आ जाएगी बेटा, है ना। अब कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है भाई, तो देखिए डेसिमल के बाद पहले तो आप सभी संख्याओं को बैलेंस कर लीजिए, इधर 3 संख्या, तो आप पहले संख्या से ही पता कर सकते हैं, है ना, डेसिमल के बाद की जो पहली संख्या है उससे ही पता कर सकते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, ठीक है। तो भाई सबसे छोटी आपको कौन सी दिख रही है 4 वाली, तो 2/5 सबसे छोटी है, इससे बड़ी कौन सी है बेटा, तो देखो यहाँ पे दोनों में 7 7 है डेसिमल के बाद, पर यहाँ पर अगली संख्या 5 है और यहाँ पर अगली 1 है, तो 5 बड़ी होती है, यानी कि आप लोग यहाँ पर समझिए ये यहाँ पर 5/7 आएगी और 5/7 से भी बड़ी आएगी बेटा 3/4 आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फ्रैक्शन को आरोही क्रम में जमा सकते हैं बेटा, बाएं से दाएं अगर आप बढ़ता हुआ क्रम लिखोगे तो वो आपका आरोही क्रम कहलाएगा, ठीक है। अवरोही क्रम किसे बोलेंगे बेटा, अवरोही क्रम उसी को बोलेंगे जब आप बाएं से दाएं घटते हुए क्रम में अगर आप इसको जमाएंगे, जैसे आप जो सबसे बड़ी है उसको आपने सबसे पहले लिखा, फिर उससे छोटी आपकी 5/7, फिर उससे भी छोटी आपकी 2/5, तो जब आप बाएं से दाएं घटता हुआ क्रम जमाएंगे तो इसे हम बोलेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, क्या बोलेंगे बेटा इसको हम अवरोही क्रम बोलेंगे, ठीक है। और बाएं से दाएं जब आप बढ़ता हुआ क्रम जमाएंगे, बढ़ता हुआ क्रम, तो इसको हम बोलेंगे आरोही क्रम, ठीक है। तो आप आरोही क्रम में जमाओ, अवरोही क्रम में जमाओ, जो फ्रैक्शन बड़ी है बेटा उसको बड़ी ही लिखेंगे, आ रही बात समझ, वो बड़ी ही रहेगी, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी ज्यादा होगी। तो आई होप सो आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे बेटा, ठीक है। तो आरोही और अवरोही क्रम में आप, एक तो ये तरीका है भाई भाग विधि से आप वैल्यू निकालो, दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरा तरीका एक बार आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, पर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं आपको, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। दूसरा तरीका है बेटा तिर्यक गुणा विधि, तिर्यक गुणा विधि, इसके थ्रू भी आप आरोही अवरोही क्रम में संख्या को लिख सकते हैं। जैसे देखो आप लोग यहां पर समझना, पर इसमें आपको एक बार में 2 ही संख्या को लेकर देखना है बेटा, है ना। तो तिर्यक गुणा कैसे, जैसे आपके पास 2 फ्रैक्शन है a/b और c/d, ये 2 फ्रैक्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो आपको यहाँ पर 2 फ्रैक्शन इस प्रकार से अगर आपको दिखे तो इसके लिए 2 कंडीशन है बेटा। सबसे पहले तो देखो आपको इनका तिर्यक गुणा करना है, तिर्यक गुणा यानी कि a इंटू डी b इंटू सी, ये तिर्यक गुणा करना है बेटा। फिर आपको ये देखना है कि इनमें से भाई कौन सी बड़ी आ रही है। देखिए इसमें 2 कंडीशन है, यदि a इंटू डी अगर
बड़ी है b इंटू सी के गुणे से, तो आप ये ध्यान रखना a बाई बी बड़ी होगी c बाई डी से। ठीक है, a इंटू डी का गुणा बड़ा आता है बेटा b इंटू सी के गुणे से, तो a बाई बी बड़ी होगी c इंटू डी से। दूसरा देखो, अगर a इंटू डी का गुणा छोटा होता है b इंटू सी के गुणे से, तो आप यहां ध्यान दीजिएगा a बाई बी से बड़ी होगी बेटा c बाई डी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको संख्या लेकर समझाता हूं, जैसे ये 2/3 है और एक भिन्न है आपके पास बेटा, यहां पर देखिए 3/4। ठीक है, तो आपको पता करना है कौन सी बड़ी है, तो आप तिर्यक गुणा कर दो, 2 का गुणा 4 में तो यहां कितना आएगा 8, और 3 का गुणा 3 में करो तो यहां कितना आएगा 9। तो आपको पता है कि 8 से बड़ा 9 है, यानी कि b इंटू सी का गुणा बड़ा है बेटा a इंटू डी से, तो आप बोल सकते हैं कि 2/3 से भी बड़ी है बेटा 3/4। ठीक है, तो आई होप सो ये आप लोग समझ पाए होंगे, पर ये मेथड बेटा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ज्यादा भिन्न आ जाती है तो उसमें करने में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो आप तो जो भाग विधि से वैल्यू जो हम निकालते हैं बेटा, वो आप लोग जरूर ध्यान में रखें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को जमाने के लिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बेटा भिन्नों का गुणा एवं भाग। ठीक है, तो भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग हम लोग यहां पर देखेंगे बेटा, है ना, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, गुणा और भाग। तो सबसे पहले हम भिन्नों का जोड़ आपको समझाते हैं, भिन्नों का जोड़। ठीक है, देखिए भिन्नों का जोड़, भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं बेटा, देखिए भैया यहां पर समझिए आप लोग ध्यान से, देखो क्या करना होता है बेटा आपको, जैसे ये भिन्न है 2/3 प्लस 3/4। ठीक है, 2/3 और 3/4 को आपको क्या करना है बेटा, जोड़ना है। तो जोड़ने का क्या तरीका है भाई, यहां पर देखिए भाई, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हर का, हरा नहीं है भैया, हर है, हर का एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। ठीक है, हर का क्या लेंगे बेटा, एलसीएम। तो हर क्या है भाई, 3 और 4, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, तो यहां पर आपने हर में लिख दिया है 12। ठीक है, एलसीएम कितना है भाई, हर का एलसीएम 3 और 4 का, है ना, हर में क्या है 3 और 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम लिया आपने, 3 और 4 का एलसीएम लिया, कितना आया 12 आया, तो हर में लिख दिया 12। फिर आप क्या करेंगे बेटा, एक एक फ्रैक्शन लेंगे बेटा, पहले वाले ये वाली फ्रैक्शन लेंगे, इसके हर से इसके हर में भाग देंगे, है ना, तो 3 का भाग 12 में दिया, ध्यान से सुनिएगा, इसके हर से इसके हर में भाग देंगे। ठीक है, इसके हर से इसके हर में भाग देंगे, 3 का भाग दिया 12 में तो आया 4, जो भागफल आएगा उसका उसी के अंश के साथ गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा किस में करा बेटा, 2 में करा, तो आया 8, है ना, 3 चौक 12, 4 दूना 8। फिर बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का लगा लेंगे, करेंगे यही बेटा प्लस और माइनस दोनों में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये वाली फ्रैक्शन लेंगे, अब इसके हर से इसके हर में क्या देंगे बेटा, भाग, जो भागफल आएगा उसका इसी के अंश में गुणा कर देंगे। तो 4 का भाग 12 में दिया तो कितनी बार गया बेटा, 3 बार गया, तो 4 दिया 12, 3 भागफल आया, 3 का गुणा इसी के अंश में करेंगे, 3 तिहाई 9, तो ये फ्रैक्शन आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा 8 और 9 कितना हो गया भाई 17, 17/12। ठीक है, कितनी हो जाएगी भाई 17/12 हो जाएगी। तो भिन्नों को जोड़ते और घटाते इसी प्रकार है, बस आपको जोड़ और घटाव में साइन का ध्यान रखना है बेटा, अगर माइनस का साइन है तो वहां पर माइनस का साइन लिख देना, और अगर प्लस का साइन है तो वहां पर प्लस का साइन लिख देना बेटा। जोड़ भी ऐसे ही होता है, घटाव भी ऐसे ही होता है ना। जैसे देखो हम जोड़ते हैं भाई 1/2 प्लस 2/3 प्लस यहां पर हम ले लेते हैं 1/4, इसको हम जोड़ते हैं बेटा। तो क्या करेंगे भाई, हर का एलसीएम, हर में जो संख्या है ना, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे भाई, कितना आएगा भाई 12 आएगा। यहाँ पे भी देखो ये कोइंसिडेंटली 12 आया, हर बार 12 नहीं आता है ना, वो संख्या पे डिपेंड करेगा। तो 2 और 4 का एलसीएम 4, और 4 और 3 का एलसीएम 12, तो कितना आ गया भाई एलसीएम 12 आ गया। तो हम ले यहाँ पर लिख दिया देखो 12। अब हम एक एक फ्रैक्शन लेंगे भाई, पहले ये वाली फ्रैक्शन लेंगे, इसके हर से 12 में हम भाग देंगे, है ना, या आप तो देखो आप तो सीधा ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पर 12 का गुणा कर दो, यहाँ पर 12 का गुणा कर दो, यहाँ पर 12 का गुणा कर दो। ठीक है, तो ये कितनी बार गया भाई 2 6 12, है ना, यानी कि 2 6 12 और 6 एकम 6, प्लस का साइन हो तो प्लस का, माइनस का हो तो माइनस का। फिर यहां से 3 में 12 में भाग दिया, 3 चौके 12, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, तो ये आपने जोड़ दिया कितना 8 से 14, 14 और 3 17, 17/12। देखो इसका आंसर भी कितना आ गया भाई 17/12 आ गया। तो आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे, हर बार 17/12 नहीं आएगा भैया, है ना। तो आप जोड़ या घटाव इस प्रकार से कर सकते हो बेटा। देखो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, आप लोगों को आई होप सो कि जोड़ घटाव समझ में आया होगा। ठीक है, घटाव में बस इतना रहेगा कि जहां पर घटाव है बेटा माइनस है तो केवल साइन आप लोग माइनस का लगा दीजिएगा, है ना। एक एग्जाम्पल बता ही देता हूं मैं आपको, यहाँ पर देखिए बेटा,
अगला हम देखते हैं भिन्नों का घटाव। करना वही है, भिन्नों का घटाव। देखिए भिन्नों का घटाव समझिए, जैसे हम यहां पर लेते हैं 3/4 माइनस, है ना, हम यहां पर लिखते हैं 1/2। घटाव भी वैसा ही है बेटा, क्या करेंगे बेटा, हर का एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम कितना आएगा भाई, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 2 और 4 हर में जो संख्या है उसका एलसीएम, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आया, 4 आया। फिर ये वाली फ्रैक्शन लेंगे, है ना, 4 का भाग 4 में दिया, एक बार गया, तो 1 का गुणा 3 में करा तो 3 एकम 3, प्लस का साइन है तो प्लस का, माइनस का होगा बेटा तो माइनस का लगाएंगे, क्योंकि यहां पर माइनस का साइन है इसलिए यहां पर माइनस लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे बेटा, 2 का भाग 4 में देंगे, तो 2 का भाग अगर हम 4 में देते हैं, है ना, ये वाली फ्रैक्शन लेंगे, 2 का भाग इसके हर में भाग देंगे, हर का भाग हर में देंगे, जो भागफल आएगा उसका अंश में गुणा करेंगे, तो 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, 2 का गुणा 1 में करा तो 2 एकम 2, यानी कि ये हो गया आपका 1/4 हो गया बेटा, है ना, कितना हो गया बेटा, 1/4 यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो आपको भिन्नों का घटाव समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा भिन्नों का गुणा, देखो बहुत ही आसान है, भिन्नों का गुणा बहुत आसान है, देखिए समझिए इसको, भिन्नों का गुणा बहुत आसान है, देखिए अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, जैसे आपने ये लिखा 2 बाई, अरे ये बार बार 2/3 आ जाता है ना, और ये चलो यहां पर देखो 3/4 लिखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अंश का गुणा अंश में करना है और हर का गुणा हर में करना है, यानी कि आप इसको 2 × 3 अपॉन में 3 × 4 लिख सकते हो, 3 से 3 कैंसिल भी कर सकते हो, और 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि ये 1/2 आएगा, या आपको सीधे इसको गुणा करते बेटा, अगर इसको सीधे गुणा करते तो 2×3 = 6 और 3×4 = 12 आता, फिर इसको आप काटते बेटा, कैसे काटते, इसके जो कॉमन फैक्टर है उसको हटा देते आप, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो ये 1/2 ही आता बेटा, ठीक है। तो भिन्नों का गुणा बहुत ही आसान है बेटा, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, ठीक है, आ रही बात समझ में। जैसे देखो 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5, ठीक है, 4/5। देखो गुणा कैसे करेंगे बेटा, अंश का गुणा अंश में, तो आप देखो यहाँ पर इसको 1 × 2 × 3 × 4 लिख सकते हो, या आप यहाँ पे 2 से 2 को काट दो, 3 से 3 को काट दो, 4 से 4 को काट दो, ऊपर 1 बचा, 5 नीचे 5 बचा, तो ये कितना आ गया भाई, 1/5 आ गया। समझ गए क्या आप लोग, ठीक है। तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। भाग देख लो फटाफट से, ज्यादा लंबी क्लास हो रही है, भाग देख लो भैया, भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग, देखिए मैंने अभी आपको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन पढ़ाया था बेटा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है, उसमें मैंने आपको भाग करने का तरीका ही बताया था। मैंने आपको क्या बोला कि जो हर में होता है उसको हम भाजक बोलते हैं। जैसे देखो यहां पर आप लोग समझिए, जैसे ये लिखा 2/3, है ना, के बटे में, के बटे में, एक फ्रैक्शन के बटे में, एक फ्रैक्शन के हर में क्या लिखा है, 3/4 लिखा है, क्या लिखा है, 3/4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पता है, 2/3 भागित 3/4, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। पर जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो जो भाग के चिन्ह के राइट हैंड पर जो संख्या होगी, है ना, राइट हैंड पर जो संख्या होगी वो पलट जाएगी, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2/3 इंटू 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा, यानी कि ये संख्या ऊपर जाकर, ये संख्या ऊपर जाकर उलट गुणित हो जाएगी, है ना। अब इसको सॉल्व करना आसान है भाई, ये 2 चौक 8 हो गया और ये 3 तिया 9 हो गया, 8/9, ठीक है। तो आप लोग समझ गए बेटा फ्रैक्शन का हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, दो फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन पढ़ाया वही है। जैसे देखो यहाँ पर 2 के अपॉन में 1/3 है, तो हम इसको लिखेंगे 2 डिवाइड 1/3, है ना। अब इसको डिवाइड जब हम करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 2, ये उलट गुणित हो जाएगा भाई, गुणे में बदल जाएगा, बटे के बटे में तो संख्या उलट गुणित हो जाएगी, गुणे में बदल जाएगी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/3 को हम लिख सकते हैं बेटा 3/1, यानी कि ये 6 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका भिन्नों का भाग। तो मैंने आपको बताया भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, भिन्नों को घटाते कैसे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोगों को करना है बेटा, है ना। उसके बाद देखिए मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि भिन्नों से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जब तक आप लोग गुणा भाग जोड़ घटाव इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा, तो जो अगली क्लास होगी हमारी वो हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे, एमसीक्यूज लेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चंस भिन्नों के ऊपर पूछे जाते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है,
है ना। देखो ये मेरी पहली क्लास है बेटा संविदा शिक्षक के लिए, है ना, वर्ग 3 के लिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, बेल आइकन को आप लोग दबाना ताकि आपको जो भी मेरी नेक्स्ट क्लासेस होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड क्लास है, इसके बाद अगर आप रोज कंटिन्यू आप लोग मेरी क्लासेस आएंगे बेटा तो मैं आप लोगों के लिए एकदम लाइव क्लास लेकर आऊंगा बेटा, जिसमें आपके अगर कोई डाउट है तो वो डाउट भी हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए धन्यवाद विद्यार्थियों मेरी क्लास में बने रहने के लिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।